स्टूडेंट, तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आज जानेंगे कि द्रव का गुण क्या होता है और द्रव किन कारणों से द्रव का जो आकृति होता है अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। तो आइए हम चलते हैं वीडियो की ओर और बारी बारी से जानते हैं कि किसके कारण द्रव की आकृति निश्चित अनिश्चित होती है और आयतन निश्चित होता है। तो चलिए पदार्थ का जो द्रव अवस्था है आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे और उसका गुण क्या है। पदार्थ का जो द्रव अवस्था होता है तो सबसे पहले द्रव के बारे में जानेंगे कि द्रव पदार्थ किसे कहा जाता है। तो द्रव पदार्थ कहने का मतलब कि वैसा पदार्थ जिसका आकृति अनिश्चित एवं आयतन निश्चित होता है उसे ही हम द्रव कहते हैं। तो द्रव का गुण जो है ये कि द्रव की आकृति अनिश्चित लेकिन आयतन जो होता है निश्चित होता है। तो ये जो है द्रव की जो आकृति अनिश्चित क्यों होती है और आयतन निश्चित क्यों होता है उसके बारे में जानेंगे, क्यों होता है और कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, मान लिया जाए कि ये कोई द्रव या तो मान लिया जाए कि ये गिलास है, इसमें कोई मतलब जल में रखा है ना। और सबसे पहले कोई भी पदार्थ का निर्माण छोटे छोटे कणों से मिलकर होता है और उन छोटे छोटे कणों के बीच कुछ रिक्त स्थान होता है जिसे हम अंतराल स्थान के नाम से जानते हैं। ये सब गुण हम लोग पढ़ चुके थे कि पदार्थ के जो ठोस अवस्था उसी के बारे में विशेष जानकारी ले चुके थे। तो जो द्रव है, द्रव पदार्थ में जो कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है वो ठोस की अपेक्षा अधिक होता है और जब ठोस के कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता था वो कम होता था, लेकिन द्रव में बहुत अधिक है। और जब बहुत अधिक है, जैसे मान लिया जाए कि ये द्रव, इसमें दूरी दूरी पर ये सब कण, ये द्रव का कण है, द्रव का कण है और ये सब जो ये सबों के कणों के बीच जो रिक्त स्थान है वो ठोस की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कि अगर जिस मतलब कि कोई भी वस्तु मान लिया जाए कि ये जो कण है ये दोनों में दूरी है तो ये दोनों के बीच जो होगा अंतरालों का स्थान अधिक है और अंतरालों का स्थान अगर अधिक होगा तो आकर्षण बल कम लगेगा। और जब कम लगेगा, कोई वस्तु पर कोई कम बल लगेगा तो क्या होगा कि कम लगने के बाद मतलब कि उसका जो होगा गति, मतलब कि ये दोनों गति कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गति। जैसे कह रहे हैं कि ठोस पदार्थ की अपेक्षा द्रव पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है, उसी के कारण इन द्रव पदार्थ के जो कण के बीच अंतरालों का आकर्षण बल जो लगता है वो कम लगता है ठोस की अपेक्षा। और जब कम लगेगा तो मतलब कि उसकी आकृति चेंज होते रहेगी, मतलब कि जब इधर से इधर, जैसे कि ये जो कण है इधर से इधर गमन करने लगेगा और जब गमन करेगा तो मतलब कि आकृति में चेंजेस आ जाएंगे। जैसे कि ये कण यहाँ से यहाँ आ गया तो इसकी आकृति में क्या हो जाएगा? चेंज आ जाएगा, लेकिन आयतन जो है चेंज नहीं होगा। अगर ये कण इधर आएगा तो ये इधर आकृति मतलब कि आयतन बढ़ जाएगा। तो जैसे कि कहने का मतलब कि द्रव की आकृति, जैसे मान लिया जाए कि एक गिलास में जल है ना, और जल ये जो है 1 लीटर, ये तो इसमें जो आकृति द्रव का ये तो गिलास का आकृति हो गया। लेकिन हम यही 1 लीटर मतलब कि कोई बाल्टी में रख दिए, यही जल, तो ये जो हो गया 1 लीटर जल, ये किसके आकार में हो गया? बाल्टी के आकार में। लेकिन जल जो है ये दोनों में 1 ही लीटर है, लेकिन इसमें गिलास का आकार है, इसमें बाल्टी का आकार है। तो कहने का मतलब कि आयतन तो सेम ही रह गया लेकिन आकृति चेंज हो गई। तो आकृति चेंज होने का कारण यह है कि मतलब कि ठोस मतलब कि द्रव के जो कणों के बीच जो अंतरालों का स्थान होता है वो अधिक होता है और अधिक होने के कारण अंतरालों का आकर्षण बल कम लगता है और कम लगता है तो आकृति चेंज होता है। अब बोला कि द्रव का घनत्व उसके ठोस रूप के घनत्व से कम होता है। तो जाहिर सी बात है कि ठोस में पढ़े थे कि ठोस के कणों के ठोस जो जिन कणों से मिलकर बने होते हैं उन कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है, पर ठोस की अपेक्षा इसमें ज़्यादा होता है और जब ज़्यादा होगा तो इसका घनत्व कम होगा। मतलब कि जैसे कि प्रत्येक कण के लिए जगह ज़्यादा मिल जाएगा, तो जब जगह ज़्यादा मिलेगा तो घनत्व कम होगा, लेकिन जब जगह कम मिलेगा तो घनत्व ज़्यादा होगा। तो ठोस पदार्थ में प्रत्येक कण के लिए जगह कम मिल रहा था इसलिए घनत्व ज़्यादा है, लेकिन द्रव में प्रत्येक कण के लिए जो है जगह कम मिल रहा है, मतलब ज़्यादा मिल रहा है तो घनत्व कम होगा। और ठोस पदार्थ मतलब कि द्रव में जो है तीसरा जो कंडीशन है विसरण। विसरण कहने का मतलब कि जब कोई द्रव, एक द्रव के कण जब दूसरे द्रव के कण में समावेश हो जाते हैं तो उसी को हम विसरण कहते हैं, तो विसरण की क्रिया कहते हैं। जैसे कि मान लिया जाए हम 1 गिलास पानी लिए और उसमें चीनी डालें और गिलास का जो पानी का स्तर उसको नाप ली कितना है, लेकिन चीनी डालने पर जब चीनी जो पूर्ण रूप से गल जाता है
गल जाने के बाद देखते हैं कि पानी का स्तर बढ़ता नहीं। तो होता क्या है कि जो चीनी का कण है वो पानी के जो कण के बीच रिक्त स्थान होता है उसमें जाकर समावेश हो जाता है, उसी के कारण से पानी का स्तर नहीं बढ़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल में मान लिया जाए कि ये रूम पहला ही से, और इसमें मतलब कि 10 व्यक्ति भी डाल दिए, तो क्या 10 व्यक्ति बाहर से मतलब कि कोई भी व्यक्ति आएगा तो ये रूम का आकार बढ़ जाएगा? नहीं, क्योंकि ये रूम में पहले ही से खाली स्थान है, इसके कारण से कोई भी व्यक्ति आने से इसका रूम जो साइज है रूम का वो बढ़ा नहीं। उसी तरह से मतलब कि पानी का जो रिक्त स्थान होता है उसमें जाकर चीनी का कण या तो नमक का कण जो होता है समावेश हो जाता है, और उसी कारण से चीनी मतलब कि पानी का स्तर बढ़ता नहीं है। और विसरण जो है वो मतलब कि द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। जैसे कि मान लिया जाए 2 बर्तन लिए है ना, और 2 बर्तन लेने के बाद एक में जो है हम इंक डालें, क्या डालें? इंक डाल दिए, और इसमें शहद डाल दिए, और इसमें इंक है ना। तो मान लिया जाए जो शहद है दोनों में पानी, तो देखें कि कुछ समय बाद जो शहद वाला है वो धीरे धीरे मतलब कि बस एक लकीर बनाए हुए नीचे चला गया, लेकिन जो इंक वाला जो जिसमें इंक डाले जिस बर्तन में उसको देखें कि 10 से 15 मिनट के अंदर मतलब कि पूरे पानी में मतलब कि इंक घुल चुका है। लेकिन ये जो शहद वाला है, जबकि शहद भी द्रव है, इंक भी द्रव है और पानी भी द्रव है, तो ये जो शहद वाला जो बर्तन देखे उसमें मतलब 15 मिनट में कोई भी इफेक्ट मतलब कि बहुत कम इफेक्ट देखा गया, मतलब विसरण की क्रिया उसमें कम हुआ। तो हम कह सकते हैं कि द्रव की जो घनत्व होता है हर एक द्रव का घनत्व अलग अलग होता है, और उसके घनत्व पर निर्भर करता है कि उसमें विसरण की क्रिया कितना होगी। तो अगर कोई पूछे कि सबसे पहले विसरण की क्रिया मतलब कि अगर कोई बर्तन है, 2 बर्तन लिए, एक में शहद डालें और एक में इंक डालें, तो सबसे पहले विसरण की क्रिया यानी कि पूर्ण रूप से कौन सा मतलब कि इंक घुलेगा या तो शहद, तो पूर्ण रूप से सबसे पहले तो इंक घुल जाएगा, क्योंकि शहद जो है शहद का घनत्व जो है इंक की अपेक्षा बहुत अधिक है। इसी कारण से शहद जो है कुछ ज़्यादा समय ले लेता है और इसका घनत्व ज़्यादा होने के कारण ज़्यादा समय लेता है। और अगला कंडीशन है कि द्रव का क्वथनांक और द्रवनांक ठोस पदार्थ से उच्च होता है। तो जो द्रव का क्वथनांक है, द्रव का क्वथनांक जो है कमरे के ताप से उच्च होता है, कमरे के ताप से उच्च होता है, पर जो द्रवनांक है वो कमरे के ताप से निम्न होता है। लेकिन ठोस में जब पढ़े थे कि ठोस का जो द्रवनांक और क्वथनांक है वो मतलब कि कमरे के ताप से उच्च होते हैं, प्रायः उच्च होते हैं, या तो द्रवनांक रहे या तो क्वथनांक। लेकिन पूछेगा कि द्रव में जो होता है, द्रव पदार्थ का जो होता है उसका द्रवनांक और क्वथनांक क्या होता है, तो द्रवनांक का बात किया जाए तो कमरे के ताप से उच्च होता है, और गलनांक मतलब कि द्रवनांक जो होता है वो कमरे के ताप से निम्न होता है, लेकिन क्वथनांक उच्च होता है। क्वथनांक कहने का मतलब कि कोई भी द्रव जिस ताप पर उबलना शुरू कर दे मतलब कि प्रारंभ कर दे, उस ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। फिर से क्वथनांक कहने का मतलब कि जिस ताप पर द्रव जो है उबलना प्रारंभ कर दे, है ना, और उसी ताप को उस द्रव का क्वथनांक कहेंगे। और जिस ताप पर मतलब कि गलना शुरू कर दे उस मतलब कि उस द्रव को मतलब कि उस ताप का द्रव का द्रवनांक कहेंगे। और फिर अगला जो है 5वां कंडीशन कि द्रव में बहाव की प्रवृत्ति होती है। जाहिर सी बात है, पहले बता चुके हैं कि जैसे ये द्रव है इसका कण इस तरह से, और ये जो कण है निरंतर गतिशील होते हैं द्रव का, मतलब कुछ ज़्यादा गतिशील होते हैं क्योंकि अंतरालों का कर्षण बल कम लगता है क्योंकि रिक्त स्थान अधिक होता है। और जब ये गमन करेंगे तो इसमें बहाव की प्रवृत्ति होगी, बहाव की प्रवृत्ति होगी। और मतलब कि पूछेगा कि द्रव में बहाव की प्रवृत्ति क्यों होता है, तो क्योंकि मतलब इसमें जो द्रव पदार्थ में होता है जो कणों के बीच जो होता है अंतरालों का कर्षण बल कम लगता है ठोस की अपेक्षा, इसके कारण ही बहाव की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब बाष्पन आता है। बाष्पन तो मतलब कि बाष्पन कहें तो अच्छा बड़ा टॉपिक है, तो बाष्पन का भी एक अलग सा वीडियो बनेगा, लेकिन बाष्पन हाल मतलब कि इस वीडियो में थोड़ा समझ लेते हैं कि बाष्पन क्या है। इसके अगले वीडियो में हम बाष्पन के बारे में विशेष जानकारी देंगे कि बाष्पन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कितने कारक है, बाष्पन की क्रिया से मतलब कि ठंडक क्यों उत्पन्न होती है और कैसे उत्पन्न होती है, इसके बारे में जानेंगे। तो बाष्पन जो है मतलब कि जब कोई भी पदार्थ बाष्प के रूप मतलब कि जब द्रव बाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है उस क्रिया को ही हम बाष्पन कहते हैं। ध्यान से, बाष्पन कहने का मतलब कि जब कोई भी वस्तु के मान लिया जाए कि ये जो बाष्पन है कि जब कोई द्रव है और जब द्रव
वाष्प रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसी को हम, उस क्रिया को हम वाष्पन कहते हैं, है ना। तो ये आशा करते हैं कि ये जो ठोस का द्रव का जो गुण है वो आपको समझ में आ गया हो। तो इसलिए वीडियो को लाइक शेयर तथा कमेंट करना ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें।